मजबूरी से बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों, मैं ऋचा वाजपेयी अर्थशास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के भाग 2 में आपने क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के विषय में पढ़ा था। इसी संदर्भ में आपने अनधिमान वक्रों का अध्ययन किया और अनधिमान वक्रों की विशेषताओं का अध्ययन किया। सीमांत प्रतिस्थापन दर के विषय में समझा और एकदिष्ट अधिमान समझा। आज उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत अध्याय 2 के भाग 3 में जिन जिन बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे वो है बजट सेट एवं बजट रेखा में परिवर्तन, उपभोक्ता का संतुलन या इष्टतम बिंदु, मांग का नियम और मांग फलन, आय प्रभाव सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं, प्रतिस्थापन प्रभाव स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुएं। इन बिंदुओं का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बजट सेट। बच्चों, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी होने के नाते वो ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदना चाहता है। अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने की उसकी अपनी एक सीमा है। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हो तो आपकी आय एक निश्चित होती है। आय इट मीन्स आपके पर्स में जितने पैसे होते हैं वो एक निश्चित होते हैं और बाजार में कीमतें भी निश्चित होती हैं। मान लीजिए आपकी जो आय है वो 20 रुपए है और मान लीजिए बाजार में जो दो वस्तुएं मिल रही हैं वो दोनों वस्तुएं 5-5 रुपए पे मिल रही हैं। ठीक, दोनों वस्तुएं 5-5 रुपए में मिल रही हैं। अब आप क्या करोगे? आप अपना खर्चा किस प्रकार से करोगे जिससे आपको अधिकतम संतुष्टि मिले? एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी पूरी आय यानी कि पूरे 20 रुपए आप वाई वस्तु पर खर्च कर दो और उस वाई वस्तु की 4 इकाइयों को खरीदो। ठीक, कैसे? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी आय 20 रुपए है और 20 रुपए आय को आप 5 रुपए वाली वस्तु खरीदते हैं तो आप उसकी अधिकतम कितनी इकाइयाँ खरीद सकते हैं? 4 इकाइयाँ। तो आपने अपनी पूरी आय वाई वस्तु पर खर्च कर दी और 20 रुपए आपने खर्च करके उसकी 4 इकाइयाँ खरीद ली। एक दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आप अपनी आय का कुछ भाग वाई वस्तु पर खर्च करें और कुछ भाग एक्स वस्तु को खरीदने पर भी लगाएं, क्योंकि उपभोक्ता अधिक से अधिक वैरायटी में भी वस्तुएं लेना चाहता है। तो एक दूसरा संयोग ये हो सकता है कि आप वाई वस्तु की 3 इकाइयां और एक्स वस्तु की कोई 1 इकाई खरीद लें, क्योंकि एक्स वस्तु भी आपकी 5 रुपए में ही मिल रही है। तो आप 5 रुपए इसमें और 15 रुपए इसमें खर्च करके अपना 20 रुपए अपनी आय खर्च कर दें। एक तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि आप अपनी वाई वस्तु की 2 इकाइयां और एक्स वस्तु की भी 2 इकाइयां खरीदिए। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से आप 10 रुपए इस पर और 10 रुपए इस पर खर्च करके अपनी आय को खर्च कर रहे हो। एक तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि आप एक्स वस्तु की 3 इकाइयां और वाई वस्तु की 1 इकाई खरीदिए और अपनी पूरी की पूरी 20 रुपए अपनी आय खर्च करिए। एक पांचवी स्थिति यह भी हो सकती है कि आप एक्स वस्तु की ही 4 इकाइयां खरीद लीजिए और वाई वस्तु की कोई भी इकाई ना खरीदिए और इस तरह से वाई वस्तु की 0 और एक्स वस्तु की 4 इकाइयां खरीदिए। ये बजट सेट बनाते समय हम कुछ बातें मानते हैं कि जैसे कि उपभोक्ता की जो आय है वो दी हुई है, वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं और उपभोक्ता अपनी सारी की सारी आय खर्च कर लेता है, कुछ भी बचाता नहीं है। तो अगर आप ये देखें तो एक चीज जो सामने आती है जो बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिस पर उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। अब इस बजट सेट को अगर हम गणितीय रूप दें तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई बराबर किसके होता है? आय के। अर्थात आप किसी भी एक्स वस्तु की कीमतों को अगर उसकी मांगी गई मात्रा से गुणा कर लें
और y वस्तु की कीमतों उनकी मांगी गई मात्रा से गुणा करें तो हमारा जो गुणनफलन का योग होगा वो हमारी क्या होगा, आय के बराबर होगा, अर्थात हम अपनी पूरी की पूरी आय खर्च कर देंगे। तो ये हो गए हमारे बजट सेट जो हम अपनी दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों से बना सकते हैं। अब इन बजट सेट से को जब हम एक रेखा का रूप देते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है जिसे हम बजट रेखा कहते हैं। जैसे जो हमने अभी पीछे तालिका में देखा कि अगर हम अपनी संपूर्ण आय को वाई वस्तु को खरीदने पर खर्च कर देते हैं तो हम वाई वस्तु की कितनी इकाइयां खरीद लेते हैं, 4 इकाइयां, और हम एक बिंदु होता है बी पे होते हैं। अगर हम अब वाई वस्तु की 3 और एक्स वस्तु की 1 इकाई खरीदते हैं तो हम बिंदु बी पर होते हैं। अगर हम वाई वस्तु की 2 और एक्स वस्तु की 2 इकाइयां खरीदते हैं और हम सी बिंदु पर होते हैं, और उसी तरह हम वाई वस्तु की 1 और एक्स वस्तु की 3 इकाइयां खरीदते हैं और हम डी बिंदु पर होते हैं। और एक स्थिति यह भी हो सकती है कि हम अपनी संपूर्ण आय को एक्स वस्तु पर खर्च कर दें और हम एक 5वें बिंदु अर्थात ई पर हों। अर्थात ये हमें कितने बिंदु मिले, ए बी सी डी और ई, और हम इन सभी बिंदुओं का जब मिलाते हैं तो जो हमें रेखा प्राप्त होती है उसी रेखा को हम बजट रेखा कहते हैं, और इसी रेखा को हम कीमत रेखा भी कहते हैं। और ये कीमत बजट रेखा, एक कीमत रेखा का जो ये गणितीय रूप है वो प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्राइस ऑफ वाई टू वाई इक्वल टू एम। ठीक, मतलब जो हम उन दोनों वस्तुओं की कीमतों को उनकी मांगी गई मात्रा से अगर गुणा करें तो वो किसके बराबर होगी, हमारे आय के बराबर होगी। और हम एक स्थिति यह भी हो सकती है कि हम जो है हम एक परिकल्पना है कि हम इस बजट रेखा के अंदर किसी बिंदु पर होंगे, पर चूंकि हमने ये बात मानी है कि हम अपनी संपूर्ण आय खर्च कर देंगे, इसलिए हम बजट रेखा के नीचे किसी बिंदु का चयन नहीं करेंगे। और बजट रेखा का एक दूसरी स्थिति हो सकती है कि बजट रेखा के बाहर, तो बजट रेखा का बाहर एक बिंदु एच है, उस पर भी हम नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो हमारी आय के बाहर का क्षेत्र है और जो हमारी आय नहीं है उस वस्तु को हम खरीदने में सक्षम नहीं है। तो ये जो बजट रेखा का बजट रेखा का जो ढाल है, बजट रेखा का जो स्लोप है वो क्या बताता है, बजट रेखा का स्लोप यह बताता है कि अगर आय हमारी स्थिर है, जो हमारी जो आय है वो स्थिर है, तो अगर हम एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो हम तभी बढ़ा सकते हैं जब वाई वस्तु की हम मात्रा घटाएं। इसीलिए जो बजट रेखा का ढाल है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है। और बजट रेखा के जो ये 2 बिंदु हैं ए और ई, वो ये बताते हैं कि हम अगर अपनी संपूर्ण आय वाई पर खर्च कर दें तो हम ए बिंदु पर होंगे, और अगर हम संपूर्ण आय अपनी एक्स पर खर्च कर देते हैं तो हम ई बिंदु पर होते हैं। एम मतलब हमारी आय अपॉन प्राइस ऑफ वाई, एम अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक, तो तब हम अपनी उनकी इतनी इकाइयां खरीदने में सक्षम हैं। तो ये हमारी बजट है। तो इस बजट सेट को जब हम एक रेखा द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो हमें बजट रेखा प्राप्त होती है, और ये बजट रेखा का जो स्लोप है वो वास्तव में उन दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को बताता है। अब एक उपभोक्ता के बजट में परिवर्तन कब होता है? जाहिर सी बात है, एक उपभोक्ता के बजट में तब परिवर्तन होता है जब या तो उसकी आय में परिवर्तन हो जाए या वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन भी एक प्रकार की उसकी आय में ही परिवर्तन होता है। पहली स्थिति पर हम चर्चा करें कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए जो प्राइस ऑफ एक्स था, प्राइस ऑफ एक्स कितना था, 5 रुपए। मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स गिर जाए और उसकी कीमत 4 रुपए हो जाए, अर्थात हमारे पास 1 रुपए बच जाएगा। ठीक, अब जो 1 रुपए बच जाएगा तो और वाई वस्तु की कीमत वैसी ही है, उतनी ही है, तो जो हमारा जो 1 रुपए बच जाएगा वो वास्तव में एक तरह से हमारी आय वृद्धि की तरह होगा। तो जो आय वृद्धि होगी वो क्या करेंगे, हम एक्स वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदने में उसको खर्च करेंगे, और इसलिए जो एक्स वस्तु की जहां हम इतनी इकाइयां मान लीजिए खरीद पा रहे थे, अब हम कितनी इकाइयां खरीदेंगे, इतनी ज्यादा। और जो बजट रेखा थी, जो बजट रेखा थी या कीमत रेखा थी वो अपनी दाहिनी ओर खिसक जाएगी। ठीक, उसी तरह अगर हमारी जो मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स था वो 5 रुपए था,
अब उसकी जो कीमत है वो बढ़ करके 7 रुपए हो जाती है। तो यानी कि हमारी जो आय में क्या होती है, 2 रुपए कम हो जाता है। जाहिर सी बात है वाई वस्तु की कीमत उतनी ही है, पर हमारी एक्स वस्तु महंगी हो जाती है। तो जब भी कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो वो हम क्या करते हैं, उस वस्तु की जो है कम मात्रा खरीदना शुरू कर देते हैं या उस वस्तु की मात्रा को घटा देते हैं अगर हमारी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमारी जो बजट रेखा या कीमत रेखा है वो क्या होगी, अपने बाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हम उसकी कहाँ पहले इतनी मात्रा खरीद पा रहे थे, अब उस वस्तु की कम मात्रा खरीद पाएंगे और वो x से हट करके OX2 पर पहुंच जाएगी। एक स्थिति। अब हम यही बात y गुड्स के लिए इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए x गुड की कीमत स्थिर है, x की गुड्स की वस्तु में कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पर y वस्तु की जो है कीमतों में परिवर्तन हुआ है। वाई वस्तु की कीमतें अगर मान लीजिए वाई वस्तु की कीमतें कम हो जाती हैं, मान लीजिए 5 से कम होकर 3 रुपए या 2 रुपए हो जाती है, तो वाई वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेंगे और जो बजट रेखा है वो ऊपर खिसक जाएगी। और अगर वाई वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है और हमारी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि हमारी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल कीमतों में वृद्धि हुई है। तो कीमतों में वृद्धि होने की वजह से हम, चूंकि हमारी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए हम अपनी जो बजट रेखा है या कीमत रेखा है उसको क्या करेंगे, वो हमारी जो है संकुचित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन कम बचे हैं और उन्हीं साधनों से हमें उतनी अपनी मात्राएं खरीदती है, तो हम अपनी मात्राओं को कम कर लेंगे। भाई जैसे हमारे पास 20 रुपए है और हमें महंगी चीजें मिलेंगी, तो जाहिर सी बात हम बाजार जाएंगे तो क्या करते हैं, हम उन्हीं वस्तुओं की कम मात्रा खरीदते हैं। करते हैं कि नहीं करते? भाई मान लीजिए हम गए 20 रुपए लेकर और हमें उतनी वस्तुएं महंगी मिली, तो हम क्या करेंगे, अगर हम जो 2 किलो आलू लेने होंगे और 20 रुपए लेकर गए हैं और 2 किलो आलू 10-10 रुपए के थे और हम 15 रुपए के हो गए, तो हम उन आलुओं के जो है मात्रा घटा देंगे। यही तो करते हैं। तो यही बात ये सैद्धांतिक रूप से यह बजट रेखा या कीमत रेखा बताती। मान लीजिए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन से भी उपभोक्ता की बजट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए उपभोक्ता की आय 40 रुपए थी, अब उसकी आय में कमी हो जाती है और उसकी आय घट के हो जाती है 20 रुपए। आय में कमी से वो एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों की अब पहले की तुलना में कम मात्राएं खरीद पाएगा। मान लीजिए पहले वो एक्स वस्तु की इतनी मात्रा खरीदता था, अब वो घट के कम मात्रा खरीद पाता है और उसी प्रकार वो वाई वस्तु की मात्रा को भी अब कम खरीद पाएगा। क्योंकि जब दोनों वस्तुओं की मात्राएं कम खरीद पाएगा, इसलिए जो उसकी बजट रेखा है वो ऊपर से खिसक के क्या होगी जाएगी, नीचे हो जाएगी, क्योंकि उसका बजट कम हो गया है। दूसरी स्थिति में अगर उसकी आय मान लीजिए 40 रुपए थी और अब उसकी आय बढ़ के 80 रुपए हो जाती है, यानी कि उसकी आय में वृद्धि हो जाती है। आय में वृद्धि होने का यह परिणाम होगा कि वो अब एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों की अधिक मात्रा, मतलब पहले की तुलना में अधिक मात्राओं का प्रयोग कर पा सकता है, अर्थात दोनों वस्तुओं की अधिक मात्राएं खरीद सकता है। दोनों वस्तुओं की अधिक मात्राएं खरीदने की वजह से उसकी जो बजट रेखा है वो अब नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो आय में कमी से बजट रेखा नीचे शिफ्ट होती है और आय में वृद्धि से बजट रेखा ऊपर शिफ्ट होती है। यह आय में परिवर्तन का बजट रेखा में परिवर्तन की जो है का एक उदाहरण है। तो आय में परिवर्तन से हमारी बजट रेखा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो बजट रेखा के ऊपर में शिफ्ट का कारण आय में वृद्धि और बजट रेखा के नीचे की ओर शिफ्ट का कारण आय में कमी है। बच्चों, संतुलन वह स्थिति होती है जहां से उपभोक्ता हटना नहीं चाहता। उपभोक्ता कहां से हटना नहीं चाहता? जहां उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। अधिकतम संतुष्टि कहाँ प्राप्त होगी? अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता को वहां प्राप्त होगी जहां उसकी पसंदगी और उसकी जो बजट रेखा है या उसकी जो कीमत रेखा है वो एक दूसरे के बराबर हो। अर्थात जिस चीज़ों को वो पसंद करता है वो अपनी बजट से, अपनी आय से और दी गई कीमतों से वो खरीद भी सकता है। तो अगर हम ये समझें कि जो तटस्था वक्र है या अनधिमान वक्र जो आप पीछे पढ़ आए हो अध्याय 2 के भाग 2 में, तो अनधिमान वक्र क्या बताता था? हमारी पसंदगी को बताता था। अभी आपने बजट रेखा पढ़ा तो आपने देखा कि कैसे हम अपनी सीमित आय से और दी गई कीमतों से किस प्रकार से अपने बजट सेट तैयार कर सकते हैं।
तो अगर हम अनधिमान वक्रों अर्थात अपनी पसंदगी को बजट रेखा के साथ रखें तो जाहिर सी बात है हम उपभोक्ता के संतुलन पर विचार कर सकते हैं। तो तटस्थ वक्र उपभोक्ता की पसंदगी को बताता है और बजट रेखा उपभोक्ता की क्षमता को। तटस्थ वक्र पसंदगी को बताता है, उपभोक्ता की क्षमता को कौन बताता है? बजट रेखा। अब एक विवेकशील उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां बजट रेखा अनधिमान वक्रों में किसी एक को स्पर्श करती है। जहां कहां संतुलन में होगा? जहां अनधिमान वक्र किसी बजट रेखा में से किसी जहां बजट रेखा अनधिमान वक्रों में से किसी एक को स्पर्श करती है। ठीक, बजट रेखा हमारी क्षमता बताता है कि हम कितनी चीजें खरीद सकते हैं, अनधिमान वक्र हमारी पसंदगी बताता है। ठीक, और जब अनधिमान वक्रों की विशेषताएं बता रहे थे तो हमने ये भी बताया था कि जितना जो ऊंचा वाला अनधिमान वक्र होगा वो संतुष्टि के अधिक स्तर को, उच्च स्तर को बताता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई अनधिमान वक्र हैं, IC1, IC2, IC3, IC4, IC5। तो जाहिर सी बात है IC1 से IC2 पे तो संतुष्टि ज्यादा मिल रही है, IC3 में उससे ज्यादा, IC4 में उससे ज्यादा और IC5 में उससे ज्यादा। एक उपभोक्ता जाहिर सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसकी अपनी एक सीमा है। और वो सीमा क्या है? वो हमारी बजट रेखा है, हमारी कीमत रेखा है। तो हमारी जो बजट रेखा है वो इन अनधिमान वक्रों को किसको स्पर्श कर रहा है, किसको टच कर रहा है? तो वो हमारे IC3 जो है अनधिमान वक्र को टच कर रहा है। मतलब कि हम अपनी जो वर्तमान आय है उस आधार पर हम कौन सी पसंद की कौन से सेट को खरीद सकते हैं, तो वो है IC3। IC3 के Q1 बिंदु पर हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। क्यों अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है? क्योंकि अगर हम बजट रेखा या कीमत रेखा के संदर्भ में देखें तो यद्यपि कि बजट रेखा और कीमत रेखा इस अनधिमान वक्र को भी स्पर्श कर रही है, किंतु सबसे ऊंचा वाला अनधिमान वक्र क्या है? IC3। मतलब बजट रेखा RSTH को भी स्पर्श कर रही है, पर वो IC1 और IC2 अनधिमान वक्र है जो कि IC3 के कंपैरिजन में नीचे है। इसका मतलब उनमें संतुष्टि का स्तर IC3 के कंपैरिजन में कम है। इसलिए इन तीनों के कंपैरिजन में क्यों ही वह बिंदु ऐसा होगा जहां उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और आप जानते हो उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और ये जो उपभोक्ता के संतुलन या इष्टतम चयन की कुछ मान्यताएं भी हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं कि सबसे पहली बात, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। दूसरी बात है कि उसकी कीमतें दी हुई हैं, आय दी हुई है, पसंदगी दी हुई है और जो वस्तुएं हैं वो पूर्णतया विभाज्य हैं। तो इन स्थितियों में, इन मान्यताओं के अंतर्गत वास्तव में क्यों ही बिंदु ऐसा है जहां उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इनके बावजूद भी कुछ शर्तें हैं कि जो संतुलन बिंदु है, जो संतुलन बिंदु हो वहां पर क्या होना चाहिए? संतुलन बिंदु पर जो बजट रेखा हो वो अनधिमान वक्र पर क्या हो? स्पर्श रेखा हो। दूसरा होना चाहिए बिंदु कि जो संतुलन बिंदु पर MRX फॉर Y इक्वल टू किसके होने चाहिए? प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y होना चाहिए। और तीसरा है जो संतुलन का है वो जो संतुलन बिंदु पर जो अनधिमान वक्र वो कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। ये 3 शर्तें होनी चाहिए। 3 शर्तें मतलब जो बजट रेखा वो अनधिमान वक्रों पर स्पर्श रेखा। अनधिमान वक्रों पर स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो अनधिमान वक्र का जो ढाल हो और जो बजट रेखा का ढाल हो वो एक समान हो। बजट किसी अनधिमान वक्रों के ढाल का पता लगाने के लिए हम उस पर एक स्पर्श करती हुई रेखा खींचते हैं और बजट रेखा वो बिल्कुल वैसी ही स्पर्श रेखा है जिससे हम अनधिमान वक्र के ढाल का पता लगा सकते हैं। तो जो ये रेखा खींची जाती है उसका ढाल और अनधिमान वक्र का ढाल एक समान होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्यों बिंदु ऐसा है जहां पर अनधिमान वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल एक समान है। और इस क्यों बिंदु पर MRX फॉर Y इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y भी है। क्यों है? क्योंकि ये जो अनधिमान वक्र है वो अनधिमान वक्र का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है और बजट रेखा का ढाल कीमत के अनुपात को बताता है। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक समान है और एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, टच कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का ढाल भी एक समान होगा। तीसरी स्थिति में कि बजट रेखा और अनधिमान वक्र जहाँ पर अपने आप को स्पर्श कर रहे हो वहाँ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी हो। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ वहाँ सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रही हो, बढ़ रही ना हो। तो अर्थात वो कॉन्वेक्स हो, तो इस बिंदु पर वो कॉन्वेक्स भी हो, कॉन्वेक्स भी है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है मतलब जो अनधिमान वक्र का शेप है वो ऐसे है। ठीक,
तो इसलिए यही बिंदु वह है जहाँ पर संतुलन की उच्चतम स्तर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक स्थिति ये आती है कि MRS x फॉर y इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y ना हो, सीमांत प्रतिस्थापन दर कीमतों के अनुपात के बराबर ना हो, अर्थात वो बढ़ता हो। मान लीजिए MRS ग्रेटर देन प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y हो, मतलब हमको हम जो दे रहे हैं, मतलब हमें जो हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है वो कीमतों के अनुपात से ज़्यादा हो रही है। तो जब हमें कोई वस्तु से सीमांत तुष्टिगुण या जो MRS x फॉर y को हम सीमांत तुष्टिगुण के दृष्टिकोण में MUX और MUY भी कहते हैं, इसका जो गणनावाच्य दृष्टिकोण का जो इसका विश्लेषण है, तो जो ये वास्तव में MRS x फॉर y जो है सीमांत तुष्टिगुण x की सीमांत तुष्टिगुण और y के सीमांत तुष्टिगुण का ही अनुपात है। ठीक, तो जब किसी भी वस्तु की कीमतों का अनुपात उसके सीमांत तुष्टिगुण से कम होगा, मतलब सीमांत तुष्टिगुण अधिक होगा और उसकी वस्तु जो कीमतें हम दे रहे हैं वो कम होगा, तो हम उस वस्तु की ज्यादा मात्राओं का प्रयोग करेंगे। जब उस वस्तु की ज्यादा मात्राओं का प्रयोग करेंगे तो सीमांत तुष्टिगुण घटेगा। आप जानते हो सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम है, मान नियम है, जब हम किसी वस्तु की अधिक मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो उसे प्राप्त होने वाला तुष्टिगुण घटता जाता है। तो इसलिए MRS x फॉर y अगर ग्रेटर देन प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y है तो जाहिर सी बात है कि हम जो अपनी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ा देंगे। जब मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो है सीमांत तुष्टिगुण घटेगा, और सीमांत तुष्टिगुण घट के क्या हो जाएगा, वापस MRS x फॉर y इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। अगर मान लीजिए ये इससे कम होता है, अगर इससे कम होता है यानी कि हमें सीमांत तुष्टिगुण कम मिल रहा है, कीमतें हम ज्यादा दे रहे हैं, तो हम उनकी मांग घटा देंगे। जब मांग घटा देंगे तो वापस फिर वही स्थिति आ जाएगी, अर्थात उपभोक्ता की संतुलन। हमें मेन चीज ये आपको समझाना है कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होगा। उपभोक्ता का संतुलन वही होगा जहाँ MRS x फॉर y इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y को, अर्थात सीमांत तुष्टिगुण ठीक उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होगा। कम ज्यादा होगा तो वह उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ठीक, अब आप जो संतुलन के स्तर पर जो ये इस तरह से हम जब आप तय करते हैं कि यही हमारे संतुलन का बिंदु है, तो ये जो संतुलन का बिंदु है उसी आधार पर आप मांग करते हो। तो ये जो मांग का नियम और मांग है, तो वो वास्तव में ये हमारी दी हुई कीमत और दी हुई आय पर जो हम वस्तुओं की मांग करते हैं उसी को बताता है। प्रोफेसर मार्शल अनुसार यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी की मांग और उसकी कीमत में उल्टा संबंध होता है, इसी को मांग का नियम कहते हैं। और उन्होंने बताया कि कीमतों और मांग के बीच कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। अर्थात अगर कीमतें 40 हैं तो मांग 5 होगी, और कीमतें अगर घटती हैं तो मांग बढ़ जाएगी। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमतें घटती जाती हैं उस वस्तु की मांग बढ़ती जाएगी। और इसीलिए जब कीमत और मांग के इस उल्टे संबंध को हम एक रेखा द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो जो ये रेखा मिलती है वो कैसी होती है, बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है। क्यों? क्योंकि हम जब मांग उसी स्थिति में बढ़ाते हैं जब हमारी कीमत कम होती है। इस मांग फलन को गणितीय रूप में प्रोफेसर मार्शल ने इस तरह से लिखा कि किसी भी वस्तु की मांग मात्रा और उसकी कीमत का, किसी भी वस्तु की मांग मात्रा उसकी कीमत का फलन होती है। मतलब जो उसकी मांग होती है वो वास्तव में किसका फलन होती है, कीमत का। कीमतों में कमी और वृद्धि के हिसाब से उसकी मांग बढ़ती और होती है। अर्थात अगर प्राइस बढ़ता है तो जो मांग है वो कम होती है, और अगर प्राइस कम होता है तो मांग बढ़ती है। इस संबंध को ही उन्होंने मांग फलन कहा। बच्चों, प्रोफेसर मार्शल ने जहाँ केवल कीमत प्रभाव का मांग पर प्रभाव की चर्चा की, वहीं हिग्स कहते हैं कि केवल कीमत ही नहीं बल्कि आय और संबंधित वस्तुएं भी वस्तुओं की कीमतों को, वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती है। जैसे कि मान लीजिए आय प्रभाव है। जब भी किसी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है हमारी आय भी कहीं ना कहीं परिवर्तित होती है। क्यों? क्योंकि कीमतों में वृद्धि जो होती है वो हमारी वास्तविक आय को कम करती है और कीमतों में कमी हमारी वास्तविक आय को बढ़ाती है। तो जो वस्तुएं हमारी कीमतों में वृद्धि के कारण हम उनकी मांगी गई मात्रा को घटा देते हैं और कीमतों में कमी से उसकी मांगी गई मात्रा को बढ़ा देते हैं, ऐसी वस्तुएं, जिन वस्तुओं पर हमारा आय प्रभाव धनात्मक होता है, उनको कहा गया है सामान्य। मतलब सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर आय प्रभाव धनात्मक होता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन वस्तुओं की जो मांग है वो कीमतों में वृद्धि से उसकी मांग में बढ़ोतरी होती है और कीमतों में कमी से उनकी मांग में कमी होता है। जो है मांग, जो उनका मांग का नियम उन पर लागू नहीं होता है, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती
कहलाती है? गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिन पर हमारा मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारी कार है, सोफा है, कपड़े हैं, ये सब हमारी सामान्य वस्तुएं। ज्यादातर उन वस्तुओं की जब भी कीमतें बढ़ोतरी होती है तो उनकी मांग घटा देते हैं और कीमतों में कमी होती है तो उनकी मांग बढ़ा देते हैं। पर मान लीजिए जैसे ज्वार बाजरा, मोटा अनाज जो गेहूं की तुलना में निम्न कोटि की वस्तु है, अगर ज्वार बाजरा की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो हम उनकी मांग घटाएंगे नहीं बल्कि बढ़ा देंगे। पर अगर उनकी कीमतों में कमी हो जाए तो जो उनकी कीमतों में कमी से एक निम्न कोटि की वस्तु की कीमतों में कमी से जो हमारी आय में वृद्धि होगी उसको हम एक अच्छे अनाज यानी कि गेहूं या चावल खरीदने पर व्यय करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने जीवन स्तर को उठाने का स्वभाव होता है। तो जीवन स्तर को उठाने के स्वभाव के कारण जो गिफिन वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं होती है उनमें जो आय प्रभाव होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक। तो जो आय प्रभाव होता है वो दो प्रकार का होता है, धनात्मक आय प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव। धनात्मक आय प्रभाव वस्तुएं कहलाती है और जो इन पर ऋणात्मक आय प्रभाव होता है वो गिफिन वस्तुएं कहलाती है। हिप्स ने कहा कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों का भी वस्तु की मांग मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। ये संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है, और पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनको हम एक साथ ही कर सकते हैं। जैसे पेन और रिफिल एक साथ ही प्रयोग करेंगे, पेन को अलग नहीं यूज करते, रिफिल को अलग नहीं यूज कर सकते। और चाय और कॉफी, तो चाय के स्थान पर हम कॉफी का और कॉफी के स्थान पर चाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो चाय और कॉफी के बीच में मांग का कैसा नियम होगा? चाय और कॉफी, मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स, अगर मान लीजिए एक्स वस्तु है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है तो क्या होगा? जो क्वांटिटी ऑफ वाई है उसकी कीमतों मांग में उसकी मांग की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स में कीमतों में कमी वृद्धि हुई तो क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या होगी? गिर जाएगी। जब हम गिर जाएगी तो हम क्या करें? उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का स्थानापन्न करेंगे, प्रतिस्थापित वस्तु कर लेंगे। किसी जो चाय के स्थान पर कॉफी का या कॉफी के स्थान पर चाय को प्रतिस्थापित कर लेंगे तो कीमतें इसकी बढ़ी और मांग उसकी बढ़ जाएगी। ठीक, अर्थात स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों और मांग के बीच में कैसा संबंध होता है? सीधा। और पूरक वस्तुओं के संबंध में कैसा होता है? प्राइस ऑफ एक्स अगर घटता है तो ये जो क्वांटिटी ऑफ वाई है क्या होगी? बढ़ेगी। अर्थात पूरक वस्तुएं क्योंकि वो एक साथ मांगी जाती हैं, इसलिए पूरक वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम होता है वो कैसा होता है? वो मांग का नियम उसको फॉलो करता है। अर्थात पूरक वस्तुओं के संबंध में कीमत और मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है, जिस प्रकार से मांग का नियम बताता है। और स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में कीमतों और मांगी गई मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। और क्यों होता है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि हम स्थानापन्न वस्तु एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित कर लेते हैं। ठीक, तो ये जब इनका संबंध सीधा होगा तो इसका मतलब वो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, और अगर उनका संबंध उल्टा होगा तो इसका मतलब वो आपस में कैसी है? पूरक वस्तुएं हैं। तो स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं को भी हम प्रतिस्थापन प्रभाव के आधार पर समझ सकते हैं। तो ये हमारा अध्याय 2 का भाग 3 था। इस पे गृह कार्य है बजट सेट से क्या तात्पर्य है, बजट रेखा क्या है, उपभोक्ता के संतुलन को चित्र द्वारा समझाइए, मांग का नियम तथा मांग फलन क्या है, स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं। बच्चों, ये जो आज आपको पाठ पढ़ाया गया उससे संबंधित पाठ्य सामग्री या अभ्यास कार्य के लिए आप अपने मोबाइल फोन पर दीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और दीक्षा एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर को आप अपने YouTube चैनल पर भी जब चाहे तब आप देख सकते हैं।